हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वर्ल्ड में। मैं हूं श्रीकांत और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतियोगिता दर्पण। ये हिंदी मासिक पत्रिका है, करंट अफेयर्स की पत्रिका है और दिसंबर 2023 का संस्करण है। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो फुल डिस्कशन के साथ डिस्कस किया गया है अच्छी तरह से। और आने वाले एग्जाम्स में ये वीडियो आपकी काफी इंपॉर्टेंस रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स राष्ट्रीय घटनाक्रम से। शुरू करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम से, जहां पहला टॉपिक है समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता नहीं, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला। तो देखा जाए तो 17 अक्टूबर 2023 को सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष विवाह अधिनियम के तहत समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। समलैंगिक विवाह मतलब सेम सेक्स में विवाह। ठीक है, और सुनाई गई जो ये फैसले हैं, इसके तहत शीर्ष अदालत की संविधान पीठ ने 4 अलग-अलग फैसले इस मामले में लिखे हैं, लेकिन एक मत फैसले में कहा कि ऐसे जोड़ों के लिए कानून बनाना और मान्यता देना केवल संसद या विधानसभा का अधिकार है, कोर्ट का नहीं। ठीक है, और इस पीठ में मतलब इस पीठ में कहा जाए तो चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ थे, फिर जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएम नरसिम्हा थे। ठीक है, ये 5 सदस्यीय संविधान पीठ थी। और कहा जाए तो इस पीठ ने कहा कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए विधायिका को निर्देश देना अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ठीक है, और इसके साथ ही 3-2 के बहुमत से इस फैसले को शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसे जोड़ों को बच्चा गोद लेने का भी अधिकार नहीं है। ठीक है, और 5 सदस्यीय संविधान पीठ में विशेष विवाह अधिनियम के तहत समलैंगिक विवाह के अधिकार को मान्यता देने की मांग करने वाले जो 21 याचिकाएं थे, उस पर यह फैसला सुनाया गया है। इसी में आगे है कि याचिका दायर करने वाले सेम सेक्स कपल्स तथा जो LGBTQIA है, मतलब लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्यूर, इंटरसेक्स एंड एसेक्सुअल एंड अदर्स हैं, उनकी कुछ सामाजिक कार्यकर्ता व संगठन शामिल थे। 11 मई को अपना फैसला सुरक्षित रखा था और 17 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करें। अगला टॉपिक है त्रिपुरा के 2 आतंकी संगठनों एल NLFT एवं ATTF पर प्रतिबंध की अवधि 5-5 वर्ष की वृद्धि हुई। ठीक है, देखिए NLFT जो है मतलब नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ATTF मतलब ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स। ठीक है, देखा जाए तो 3 अक्टूबर को गृह मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा दोनों समूह यानी कि एसोसिएशन को आरोपित प्रतिबंध को 5 वर्ष के लिए पुनः बढ़ा दिया। ठीक है, ये प्रतिबंध है, प्रतिबंध को 5 वर्ष के लिए पुनः बढ़ा दिया गया। और त्रिपुरा त्रिपुरा में सक्रिय 2 विद्रोही और गैर कानूनी समूह हैं, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी NLFT और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स यानी ATTF। वो इनकी सभी गुटों और धड़ों को कानूनी गैर कानूनी घोषित करते हुए प्रतिबंध को बढ़ाया गया है। ठीक है, इनके सभी जितने गुट थे उन सबको भी गैर कानूनी घोषित किया गया और उस पर प्रतिबंध बढ़ाया गया। ये राष्ट्र विरोधी गतिविधि के लिए इन दोनों संघों गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम 1967 यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो है 1967 का, जिसे हम लोग UAPA एक्ट कहते हैं, उसकी धारा 3 के तहत पहली बार इन पर जो प्रतिबंध लगा था वो लगा था 1997 में। ठीक है, और अब ये 5-5 वर्ष कर कर बढ़ गया है। ठीक है, अधिसूचना में कहा गया कि इन दोनों संघों का मकसद जो है वो पूर्वोत्तर राज्य के अन्य शस्त्र अलगाववादी संगठन के साथ मिलकर हथियारों के बल पर त्रिपुरा को भारत से अलग करके एक अलग राष्ट्र की स्थापना करना है। ठीक है, चलिए आगे देखें। आगे है कि अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए लोगों के बीच आतंक व हिंसा इनके द्वारा फैलाई जाती है। और अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि यह संघ जो है वो नागरिकों, पुलिस, सुरक्षा बल के कर्मियों की हत्या में शामिल रहते हैं, व्यवसायियों और जनता के धन की जबरन वसूली में भी संलग्न है। ठीक है, इसमें यह भी कहा गया कि NLFT और ATTF लोगों की ट्रेनिंग, हथियारों, गोला बारूद आदि की खरीद का उद्देश्य से पड़ोसी देशों में शिविर की स्थापना की बात कही गई है। ठीक है, और केंद्र सरकार की दृष्टि में भारत की संप्रभुता, अखंडता के लिए हानिकारक मानते हैं और गैर कानूनी समूह बताया गया है इन्हें। ठीक है, इन कारणों से इन पर प्रतिबंध जो है वो अक्टूबर 2023 से आगे मतलब 5 वर्ष के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 72 वर्ष के पश्चात वायुसेना को नया ध्वज। तो देखा जाए तो 8 अक्टूबर को इसकी स्थापना का 51वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारतीय वायुसेना को उसका नया ध्वज प्राप्त हुआ। ठीक है, 91 ईयर्स हो गए हैं, इसके वर्षगांठ था वायुसेना का, उसको नया ध्वज प्राप्त हुआ। और इस 72 वर्ष के अंतराल के पश्चात वायुसेना को उसको नया ध्वज मिला है, जिसका अनावरण किया है वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने। ठीक है, 72 वर्ष कहा जाए तो देखिए पहले क्या था कि ब्रिटिश शासन के दौरान क्या था कि भारतीय वायुसेना को रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा जाता था। ठीक है, और इस रॉयल इंडियन एयरफोर्स जो था उसके ध्वज के ऊपर जो था कि बाईं ओर एक अंग्रेज का झंडा था जिसको यूनियन जैक बना हुआ था, और स्वतंत्रता के पास ये बाद ये 1991 में 1951 में यूनियन जैक के स्थान पर तिरंगा झंडा लगा दिया गया था। ठीक है, इसलिए कहा जाए तो 72 वर्ष के पश्चात, ठीक है, ये नया झंडा मिला है। और इसमें नीले रंग का एक ध्वज है जिसमें आपको सबसे ऊपर में दाएं कोने पर भारतीय वायुसेना का लोगो यानी प्रतीक चिन्ह जोड़ा गया है, और शीर्ष पर भारत के राज चिन्ह जो है अशोक स्तंभ के शेर और देवनागरी लिपि में लिखे हुए हैं सत्यमेव जयते। ठीक है, भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है नभ स्पर्श दीप्तम, मतलब ईगल के नीचे जो देवनागरी में सुनहरे अक्षर में लिखा गया है नव स्पर्श दीप्तम। और ये आदर्श वाक्य इसका जो है वो आपको भगवत गीता का अध्याय 11 के श्लोक 24 से लिया गया है, जिसका मतलब अर्थ होता है इसका वैभव के साथ आकाश को छुओ, टच द स्काई विथ ग्लोरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है बिहार में जातिगत गणना के आंकड़े जारी। तो देखा जाए 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन पर बिहार में जब जनवरी मई 2023 के दौरान कराए गए जो जाति आधारित सर्वे था उसका रिपोर्ट जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार देखें तो बिहार की जो पूरी जनसंख्या है वो है 13,07,25,310। ठीक है, और इसमें बताया गया है कि जो बिहार में रहने वाले लोगों की संख्या है वो है 12,53,53,288, लेकिन बिहार से बाहर रहने वाले जो बिहारी हैं वो है 53,72,022। जिसमें अगर देखा जाए तो पुरुषों की संख्या मतलब बिहार की जनसंख्या में अगर पुरुषों की संख्या देखें तो वो है 6,41,31,990, और महिलाओं की संख्या है 6,11,38,460, और अन्य जो है जो अन्य कैटेगरी में है वो है 82,836। ठीक है, और इस गणना में प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो है वो 953 है। ठीक है, इस गणना में बताया गया है पुरुषों पर प्रति हजार पुरुषों पर 953 महिलाएं हैं। ठीक है, और बिहार में विभिन्न जातियों उपजातियों की संख्या अगर देखें तो वो 215 है, और इसमें से केवल 25 जातियां ऐसी हैं जिनकी आबादी जो है वो 1-1% से अधिक है। ठीक है, 215 जाति की उपजातियां हैं, ठीक है टोटल, और इसमें सिर्फ 25 जातियां ही ऐसी हैं जिनकी आबादी जो है वो 1-1% से अधिक है। इस प्रकार कहा जाए तो कुल 190 जातियां इस श्रेणी की हैं जिनकी जनसंख्या 1-1% से भी कम है। ठीक है, आगे देखें इसमें तो कुल जनसंख्या का जो विभिन्न वर्गों की जनसंख्या में अगर देखें हम लोग आंकड़े तो आपको पिछड़ा वर्ग मतलब पिछड़ा वर्ग यानी बैकवर्ड क्लास जिसे बीसी कहते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग मतलब ईबीसी एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास, अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, और ये अनरिजर्व मतलब अनरिजर्व्ड है यूएन जिसको हम लोग कैटेगरी में कहा जाए। तो पिछड़ा वर्ग देखें तो आंकड़ा बताता है कि यहाँ पिछड़ा वर्ग का मतलब बिहार में पिछड़ा वर्ग 27.1286% है, पिछड़ा वर्ग है मतलब बैकवर्ड क्लास जो है बिहार की जनसंख्या में वो 27.1286% है। और ईबीसी मतलब अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है वो आपको 36.0148% है। ठीक है, और अनुसूचित जाति मतलब एससी में आपको 19.6518% है। अनुसूचित जाति हो गया, अनुसूचित जनजाति जो है वो 1.6824% है। ठीक है, और अनारक्षित में देखा जाए तो ये 15.5224% है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो ईबीसी का है 36.0148%। ठीक है, अब धर्म के आधार पर अगर हम जनसंख्या को देखें तो बिहार की जनसंख्या में सर्वाधिक जनसंख्या हिंदू की है जो कि 81.99% है, लगभग 82% हिंदू है। ठीक है,
और इस्लाम में आपको ये दूसरे स्थान पे आता है 17.70% के साथ। ईसाई है आपको 0.05%, सिख है आपको 0.011%, बौद्ध आपको है 0.0851%, जैन है आपको 0.0096% और अन्य धर्म के हैं 0.1274%। ठीक है, और जो कोई धर्म नहीं मानते वो है 0.0016%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। इसी में आगे अगर आप जातिगत देखें कि जाति के आधार पर किस जाति की जनसंख्या कितनी है, ठीक है, तो सबसे सर्वाधिक बताई गई है इस आंकड़े में यादव की। यादव 14.27% है, रविदास 5.25% है, कुशवाहा 4.21% है, ब्राह्मण 3.66% है, मोमीन आपको 3.55% है, राजपूत 3.45% है। ठीक है, ये आपको पूरा पीडीएफ में दे देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्य में विधानसभा चुनाव नवंबर 2023 में। तो देखा जाए तो 7 से 30 नवंबर के दौरान 5 राज्यों में छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभाओं के नए चुनाव होंगे। 9 अक्टूबर 2023 को चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की गई चुनाव आयोग के द्वारा और साथ ही आदर्श चुनाव संहिता इन राज्यों में लागू हो गई। देखते हैं छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ की विधानसभा की कुल सीटें हैं 90 और यहाँ पे 2 चरणों में इलेक्शन होने वाले हैं, 7 और 17 नवंबर को। मिजोरम में विधानसभा की सीटें हैं 40, यहाँ एक ही चरण में होगा, सिर्फ 7 नवंबर को चुनाव होंगे। फिर आपको आते हैं मध्य प्रदेश में, जहां विधानसभा की सीटें हैं 230, एक ही चरण में चुनाव होने वाले हैं 17 नवंबर को। राजस्थान की सीटें हैं, राजस्थान में विधानसभा की सीटें हैं 200, एक चरण में इलेक्शन होगा यहाँ 23 नवंबर को। तेलंगाना में जो विधानसभा की सीटें हैं वो 119 है, एक चरण में चुनाव होने वाले हैं 30 नवंबर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है देश में सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज। तो देखा जाए तो 19 अक्टूबर को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा स्थापित राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं श्री नितिन गडकरी, उन्होंने इसका अनावरण किया। और कहा जाए तो देश के सबसे ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज जो है वो अमृतसर में अटारी सीमा पर 418 फुट ऊंचे पोल पर लहराया गया। ठीक है, और पाकिस्तान द्वारा अटारी से लगे जो बाघा बॉर्डर है उस क्षेत्र में 400 फुट ऊंचा पोल पर राष्ट्रीय ध्वज स्थापित है। ठीक है, यानी कि भारत का जो ध्वज हुआ वो पाकिस्तान के ध्वज से 18 फुट ज्यादा है। ठीक है, यानी कि इसकी ऊंचाई जो होगी वो लगभग 40 मंजिला भवन के जितनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है राजस्थान में 3 नए जिलों का गठन की मुख्यमंत्री की घोषणा। तो देखा जाए तो 6 अक्टूबर 2023 को राजस्थान में चुनावी सरगर्मियों के बीच 3 नए जिलों की गठन की घोषणा की गई है। वहां के मुख्यमंत्री मतलब राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के द्वारा। ठीक है, और जयपुर में एक गो सेवा सम्मेलन में वो बोलते हुए इसका मतलब आपको बताए हैं कि 3 नए जिलों की गठन की घोषणा उन्होंने वहीं पे की। अब कहा जाए तो प्रस्तावित जो जिले हैं, जो 3 जिले हैं प्रस्तावित, वो है सुजानगढ़, मालपुरा और कुचामन। इन जिलों का गठन जो है वो राज्य में जिलों की संख्या को बढ़ा देगी, मतलब अभी जो 50 है वो बढ़कर 53 हो जाएगी। 6 माह पूर्व भी बढ़ाया गया था, 19 नए जिले की स्थापना की गई थी, वो आपको राम लुभाया समिति की सिफारिश पे की गई थी। ठीक है, और इसकी गठन की घोषणा जो की गई थी वो मार्च 2023 में की गई थी 19 नए जिलों की। अब 3 और बढ़ा दिए गए। ठीक है, इन जिलों में औपचारिक गठन जो है सरकार ने 7 अगस्त को कर दिया था। 7 अगस्त 2023 को 19 नए जिलों का गठन करके वहां के कुल जिलों की संख्या जो है वो 50 हो गई थी। ठीक है, अब इन तीन का जो गठन होगा इससे 53 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है विशाखापट्टनम, श्रेणी का चौथा युद्धपोत इम्फाल नौसेना में शामिल। तो 20 अक्टूबर 2023 को प्रोजेक्ट 15B श्रेणी का गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जो इम्फाल है उसे भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। इसके निर्माण करता है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। यह भारत में निर्मित सबसे बड़ा विध्वंसक युद्धपोत में से एक है, जिसकी कुल लंबाई 164 मीटर, विस्थापन क्षमता जो है वो 7,500 टन से अधिक है। ठीक है, इसकी लंबाई हो गई 64 मीटर और विस्थापन क्षमता जो है वो 7,500 टन से अधिक है। सतह से सतह मार करने वाली सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल और सतह से हवा में मध्य दूरी तक मार करने वाली बराक 8 मिसाइल से यह लैस है।
समुद्र के भीतर युद्ध क्षमता के लिए जो पनडुब्बी रोधी स्वदेशी हथियार और सेंसर इस पर तैनात किए गए हैं। इस पर 2 हेलीकॉप्टर को भी रखा गया है, ठीक है? और प्रोजेक्ट 15 बी के तहत कहा जाए तो नौसेना को मिला यह तीसरा युद्धपोत है। इसमें 72% स्वदेशी सामग्री का ही इस्तेमाल किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है गगनयान की तैयारी के सिलसिले में टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन 1 सफल। तो देखिए 21 अक्टूबर को मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजने के भारत का जो महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन है उसके तहत सभी आवश्यक उपकरणों के साथ पहली परीक्षण उड़ान TVD-1 यानी टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन 1 सफल रही है। एक क्रू स्पेस सिस्टम के साथ एक क्रू मॉडल को अंतरिक्ष में भेजकर वापस सुरक्षित पृथ्वी पर लाने का जो परीक्षण है इसके तहत किया गया है। और देखा जाए तो उड़ान भरने के लगभग 61.1 सेकंड के पश्चात ही 11.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर रॉकेट पहुंच गया और सीईएस से अलग हो गया। सीईएस मतलब क्रू स्पेस सिस्टम से अलग हो गया और इसके 6 किलोमीटर आगे मतलब कुल कितना हो गया 11.8 और 6 लगभग 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्रू स्केप सिस्टम से क्रू मॉडल अलग हो गया और क्रू मॉडल की पृथ्वी की ओर वापसी फिर शुरू हो गई। ठीक है, मतलब इसका मेन मकसद ये था कि अंतरिक्ष में हम जब रॉकेट भेजेंगे तो उसको हम वापस सफलतापूर्वक पृथ्वी पर कैसे उतारेंगे, क्योंकि एक समय आएगा जब उस स्पेस में हम लोग मनुष्य को भेजेंगे तो मनुष्य को भेजने के बाद उन्हें वापस भी लाना होगा। तो सफलतापूर्वक उन्हें पृथ्वी पर वापस हम लोग कैसे लैंड कराएंगे, इसका मेन मकसद यही था। ठीक है, और इसके इस मेन मकसद के लिए ही इस टेस्ट को किया गया है। ठीक है, और देखा जाए तो पैराशूट जब खुला तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर जाकर ये बंगाल की खाड़ी में उतरे हैं। जब वो पृथ्वी पर वापस आ रहे थे तो जब पृथ्वी के वायुमंडल में वो प्रवेश किए होंगे तो फिर उनका पैराशूट खुला होगा और वो पैराशूट के सहारे वो पृथ्वी पर लैंड किए। पृथ्वी पर नहीं लैंड किए बल्कि बंगाल की खाड़ी में उतरे। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में पानी में उतरे हैं क्रू मॉडल को और उसको फिर नेवी की जो यूनिट है उसने खोज कर उससे पोत पर सुरक्षित पहुंचाया है। ठीक है, चलिए इसमें देखा जाए तो इस प्रकार का जो इसरो का जो गगनयान मिशन है जो किया गया वो पहले 8.8 मिनट का परीक्षण उड़ान जिसे टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन 1 नाम दिया गया है। ठीक है, गगनयान की मानव रहित जो पहली उड़ान है वो 2024 में और मानव युक्त उड़ान जो है वो है 2025 में संभावित है। मतलब गगनयान का जो अभी उड़ान होने वाला है 2024 में उसमें मानव नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन 2025 में जो उड़ान होगा उसमें मानव को भेजा जाएगा, ये संभावित है। ठीक है, इसमें 3 अंतरिक्ष यात्रियों के दल को 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की कक्षा में भेजा जाना है। ठीक है, और 21 अक्टूबर 2023 के टेस्ट फ्लाइट अबॉर्ट मिशन के 3 भाग थे। ठीक है, और इसमें पहला था आपको सिंगल इंजन रॉकेट, पहला भाग। दूसरा भाग था आपको अंतरिक्ष यात्रियों के रहने के लिए क्रू मॉड्यूल्स और फिर तीसरा भाग था इसमें आपको सिस्टम में खराबी आने की स्थिति में क्रू मॉड्यूल्स में मौजूद जो अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित धरती पर लाने वाला सिस्टम जो है जिसका नाम है क्रूस्केप सिस्टम। ये 3 चीज थे। ठीक है, 3 भाग थे। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग मूव करें। अब मूव करते हैं हम लोग अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम की ओर, जहां पहला है मालदीव में विपक्षी उम्मीदवार मोहम्मद मुइजू नए राष्ट्रपति निर्वाचित। तो देखा जाए तो सितंबर 2023 में मालदीव में राष्ट्रपति पद के लिए संपन्न जो चुनाव है उसमें विपक्षी उम्मीदवार है मोहम्मद मुइजू। ठीक है, जो कि नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। 30 सितंबर को संपन्न हुए थे दूसरे दौर के मतदान में 54% मत प्राप्त करके प्रोग्रेसिव पार्टी के मोहम्मद मुइजू राष्ट्रपति बने। ठीक है, देखिए ये दूसरा दौर क्यों कहा जाए, मतलब इसमें हुआ यूं कि इसका पहला दौर का जो चुनाव हुआ था, ठीक है, वो 9 सितंबर को हुआ था पहला दौर, और इसमें किसी भी उम्मीदवार को निर्वाचन के लिए आवश्यक जो 50% मत मिलने थे वो नहीं मिले। ठीक है, और दूसरे दौर में फिर 30 सितंबर को वहां चुनाव हुए जिसमें इन्हें 54% मत प्राप्त हुए, मतलब 50 से अधिक प्राप्त हुए। ठीक है, देखिए 30 सितंबर का जो दूसरा दौर हुआ उसमें 46% आपको मत प्राप्त हुआ है किसको, तो मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी को, जो कि इब्राहिम मोहम्मद सोलिह की पार्टी थी, उसमें 46% मत प्राप्त हुए। हाँ, एक चीज और कहा जाए तो जो पहली बार जो पहला दौर जो हुआ था उसमें सिर्फ 2 पार्टी ही नहीं थी। ये 2 पार्टी वो है जो पहले चरण के जो चुनाव थे उसमें सर्वाधिक मत लाने वाले जो 2 पार्टी थी उनको ही सिर्फ दूसरे
दौर के चुनाव में भाग लिया गया था। भाग में उन्होंने हिस्से मतलब भाग लिया था दूसरे दौर में, ठीक है? और इसमें देखा जाए तो नवनिर्वाचित जो राष्ट्रपति हैं वो है मोहम्मद मुइज़ू, जो कि चीन के प्रबल समर्थक हैं। उन्होंने चुनाव प्रचार के समय ही घोषणा की थी कि यदि वह राष्ट्रपति बने तो मालदीव में चीनी निवेश में वृद्धि होगी और आधारिक संरचना विकास में भी चीन का योगदान में वृद्धि होगा, ठीक है? और देखा जाए तो 45 वर्षीय जो मोहम्मद मुइज़ू हैं वो 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए 17 नवंबर 2023 को नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अफगानिस्तान के भारत स्थित दूतावास ने कामकाज बंद किया। तो देखा जाए तो 1 अक्टूबर को अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा सत्ता पर नियंत्रण के लगभग 2 वर्ष के पश्चात, ठीक है, 2 वर्ष हो गए 1 अक्टूबर को, और इसके नई दिल्ली स्थित दूतावास में कामकाज बंद कर दिया है। दूतावास बंद करने के 3 कारण बताए गए हैं। इसमें कहा गया कि भारत की ओर से असहयोग, स्टाफ तथा संसाधनों की कमी के कारण उसे निर्णय लेना पड़ा। अफगानिस्तान के जो दूतावास थे भारत में, उसके नेतृत्व कर रहे थे फरीद मामूनजे, ठीक है? और जिन्हें अफगानिस्तान की पूर्ववर्ती अशरफ गनी सरकार द्वारा दायित्व सौंपा गया था। भारत ने अभी तक तालिबान सरकार को मान्यता प्रदान नहीं किया है और भारत सरकार को सौंपे गए पत्र में कहा है कि दूतावास की मेजबान सरकार से महत्वपूर्ण समर्थन की उल्लेखनीय कमी का अनुभव हुआ, जिसने कर्तव्य को प्रभावी ढंग से पूरा करने की उनकी क्षमता को बाधा उत्पन्न की है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है भारत कनाडा संबंधों में खटास। तो देखिए 18 जून को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में सरे शहर में भारत में वांटेड खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर, जो आतंकी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स के सरगना था, उसकी हत्या कर दी गई। और हरदीप सिंह निज्जर का जो देखा जाए तो भारत के टॉप 40 आतंकियों की सूची में नाम था। फर्जी पासपोर्ट के जरिए 1992 में पंजाब से कनाडा जा बसे निज्जर को भारत की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण मतलब एनआईए ने 2022 में इन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया था और इन पर 10 लाख का इनाम घोषित किया था। कनाडा में कनाडाई मूल की एक महिला से विवाह करके कनाडा का नागरिकता इसने हासिल कर ली थी और इस हत्या को लेकर दोनों देशों के संबंध में उबाल गत सितंबर से उस समय आया जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ओटावा में संसद में एक बयान में इस हत्या के पीछे भारत का हाथ होने की बात कही थी, ठीक है? और आरोप प्रत्यारोप की इस लहर के बीच पहले कनाडा ने एक भारतीय राजनयिक को निष्कासन कर दिया। इसके प्रत्युत्तर में भारत ने भी कनाडाई राजनयिक को 5 दिन में देश छोड़ने का निर्देश जारी कर दिया। 21 सितंबर से भारत ने कनाडाई नागरिक को वीजा प्रदान करने पर भी रोक लगा दी। दोनों देशों के बीच व्यापारिक वार्ता भी रुक गई। फिर आपको भारतीय दूतावास में जो राजनयिक हैं उनकी संख्या घटाने पर भी कहा गया, ठीक है? और भारत सरकार के निर्देश पर भारत स्थित जो 62 राजनयिक में से 41 राजनयिक वापस कनाडा अक्टूबर 2023 में हटा लिया गया, ठीक है? कनाडा ने हटा लिया इसको, ठीक है? और भारत के सख्त रवैये को देखते हुए कनाडा का रुख में भी कुछ नरमी आई है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है भारत चीन कोर कमांडर स्तर की वार्ता का 20वां दौर। तो देखा जाए तो 9-10 अक्टूबर 2023 को भारत व चीन के बीच जो कोर कमांडर स्तर की वार्ता है, उसका 20वां दौर जो है वो वास्तविक नियंत्रण रेखा मतलब एलएसी पर चुशुल मोल्डो सीमा पर बैठक स्थल में भारतीय भाग में संपन्न हुआ, ठीक है? इस बार भारतीय भाग में संपन्न हुआ और ये देखा जाए तो लेह मुख्यालय 14 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रसीम बाली ने भारतीय पक्ष का नेतृत्व किया। फिर आपको चीनी पक्ष का नेतृत्व जो है वो दक्षिण सिंजियान सैन्य जिले के कोर कमांडर ने किया। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास जो लंबित मुद्दों के पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान के विचारों का खुलकर और रचनात्मक आदान प्रदान दोनों पक्षों ने किया। फिर आपको 19वें दौर जो हुआ था, 19वें दौर में वार्ता में उठे जो मुद्दे हैं, ठीक है? 19वें दौर में जो वार्ता में उठे मुद्दे हैं और एवं उसमें जो समाधान की समीक्षा की गई थी इस वार्ता में, और 18वें दौर की वार्ता जो हुई थी डेपसांग और डेमचोक लंबित मुद्दों पर भी समाधान के लिए भी दबाव भारत ने बनाया। फिर सैन्य एवं राजनीतिक तंत्र के माध्यम से बातचीत एवं विचारों के आदान प्रदान की गति को बनाए रखने में सहमति दोनों पक्षों में रही, ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन की भारत यात्रा। देखा जाए तो 8 से 10 अक्टूबर को तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन ने अपने देश के उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ भारत की यात्रा की। और इस यात्रा में शिष्टमंडल में विदेशी मामले के मंत्री और उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के अतिरिक्त तंजानिया व्यापार समुदाय के सदस्य भी शामिल थे। वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पारस्परिक महत्व के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार दोनों नेताओं ने साझा किया। द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से दोनों देशों के आपसी द्विपक्षीय रिश्तों को राजनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने की घोषणा की गई दोनों पक्षों के द्वारा। और कहा कि राजनीतिक साझेदारी से दोनों देशों के समुद्री सुरक्षा, सुरक्षा सहयोग, विकास साझेदारी तथा व्यापार और निवेश जैसी कई क्षेत्रों में संयुक्त रूप से काम करने में मदद मिलेगी। ठीक है। इसमें आगे है कि व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन, जैसे कि असैन्य जहाज मूवमेंट की पहले दी गई जानकारी, फिर व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन साझा करना, खेलकूद, सांस्कृतिक आदान प्रदान, समुद्री उद्योग के क्षेत्र में सहयोग के अतिरिक्त तंजानिया में एक औद्योगिक पार्क की स्थापना आदि के संबंध में 6 विभिन्न समझौते पर हस्ताक्षर हुई इस वार्ता में। फिर आपको पर्यटन, समुद्री व्यापार, सेवा और बुनियादी ढांचे, समुद्री वैज्ञानिक अनुसंधान, समुद्री खनन, महासागर संरक्षण सहित नीली अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भारत के सहयोग करने में रुचि तंजानिया की ओर से व्यक्त की गई। स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार करने की इच्छा दोनों नेताओं ने व्यक्त की। फिर भारत की ओर से तंजानिया को दी गई 1.1 अरब डॉलर से अधिक की क्रेडिट लाइन पर तंजानिया की ओर से संतोष व्यक्त किया गया। जंजीबार में आईआईटी मद्रास के परिसर की स्थापना के लिए भारत की सराहना तंजानिया की ओर से की गई। ठीक है। और इसमें कहा जाए तो तंजानिया के जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, तंजानिया के इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस तथा ग्लोबल बायोफिल्स अलायंस में शामिल होने के फैसले का भारतीय पक्ष ने स्वागत किया। 2028-29 में सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी के समर्थन के लिए तंजानिया के समर्थन की सराहना भारत की ओर से की गई। फिर 9 अक्टूबर को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से दोनों देशों के बीच व्यापार एवं निवेश संवर्धन के लिए चर्चा हुई। 10 अक्टूबर को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने मेहमान राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू द्वारा मानद उपाधि की सम्मानित की जाने वाली वे पहली ही महिला हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्रिकेट सहित 5 और खेल लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों में शामिल। तो 16 से 17 अक्टूबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के मुंबई में संपन्न 141वें सत्र में 5 खेलों को शामिल करने का निर्णय लिया गया। वर्ष 2028 में लॉस एंजलिस में होने वाले जो 34वें ओलंपिक खेलों में क्रिकेट भी शामिल होगा। कब होगा? 2028 में। पुरुष और महिला दोनों ही वर्गों में ये T20 प्रारूप में खेला जाएगा। क्रिकेट के अतिरिक्त 4 अन्य खेल होंगे: फ्लैग फुटबॉल, स्क्वॉश, लैक्रोस और बेसबॉल या सॉफ्टबॉल लॉस एंजलिस में खेले जाएंगे। ठीक है। समिति के मुंबई में संपन्न जो इस सत्र में 8 नए सदस्य भी समिति के लिए निर्वाचित किए गए हैं और जिससे समिति की सदस्यों की संख्या अब 107 हो गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को कतर की एक अदालत ने फांसी की सजा सुनाई। तो देखिए 26 अक्टूबर को कतर की एक अदालत ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को इजराइल के लिए एक पनडुब्बी कार्यक्रम पर जासूसी करने के आरोप में फांसी की सजा सुनाई है। और ये सभी जो है वो वर्तमान में कतर से जुड़ी एक कंपनी अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज के साथ कार्यरत है। कतर प्रशासन ने इन सभी को अगस्त 2022 में हिरासत में ले लिया था और महीनों तक ये खुलासा नहीं किया कि उन्हें किस आरोप में पकड़ा गया है। कतर के अधिकारियों का कहना था कि उनके पास ऐसे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हैं जिनसे इन पर जासूसी के आरोप की पुष्टि होती है। ठीक है, जासूसी के आरोप की पुष्टि होती है। इन नौसैनिकों में आपको कमांडर पुर्णेंदु तिवारी भी शामिल है, जिन्हें भारत सरकार ने 2019 में प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया था। इसी में आगे है कि भारत सरकार ने
इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि सरकार सारे कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है तथा भारतीय नौसैनिक की रिहाई के लिए हर संभव सहायता के प्रयास विदेश मंत्रालय के द्वारा किए जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपको ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023। तो 12 अक्टूबर को विभिन्न राष्ट्र की भूख की स्थिति को दर्शाने वाली जो वर्ष 2023 की ग्लोबल हंगर रिपोर्ट है, वो विश्व भर में जारी की गई है और इस सूचकांक में कुल देश जो शामिल है वो 125 देश है। सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो 111वां है, जो कि वर्ष 2022 में 107वें स्थान पर था। इस बार 111वें स्थान पर है। पिछले वर्ष की तुलना में भारत की स्थिति और खराब हुई। विकसित देशों के लिए यह सूचकांक आकलित नहीं की जाती है। ठीक है, जो विकसित देश है, डेवलप्ड कंट्री है, उनके लिए यह सूचकांक आकलित नहीं की जाती है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स का मान देखें तो ये 0 से 100 के बीच होता है। ठीक है, 0 से 100 के बीच। और किसी देश के लिए सूचकांक का मान जितना अधिक होता है, संबंधित देश भूख की स्थिति उतनी अधिक विकराल मानी जाती है। ठीक है, मतलब अगर जिसका स्थिति देखें 50 से अधिक है तो वो एक्सट्रीमली अलार्मिंग स्थिति में होगी। 0 से 9.9 के हो तो लो है, 10 से 19.9 हो तो मॉडरेट है, 20 से 34.9 है तो सीरियस है, 35 से 49.9 है तो अलार्मिंग है। ठीक है, और 50 से अगर अधिक हो गया तो एक्सट्रीम अलार्मिंग है। इसमें है कि भारत के लिए यह सूचकांक जो है वो 28.7 यानी सीरियस आकलित किया गया है। मान है भारत का 28.7 जो कि सीरियस में है और ये 111वें स्थान पर उन्हें स्थान प्रदान किया गया है भारत को। इस वर्ष कुल मिलाकर 9 देशों के लिए हंगर इंडेक्स का मान जो है वो 35.0 से 49.9 के बीच है। वर्ष 2023 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में किसी भी देश में भूख की स्थिति एक्सट्रीम अलार्मिंग यानी 50 से अधिक नहीं बताई गई है। विभिन्न देशों के लिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट अब दो गैर सरकारी संगठनों, जिसका नाम है आपको वेलदम गैर हेल्प जो कि जर्मनी की है और कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड की है, इन्हीं द्वारा ये जारी की जाती है। भूख की स्थिति मापने का जो आधार है वो चार पैरामीटर्स है। एक है अंडर न्यूट्रिशन, दूसरा है चाइल्ड वेस्टिंग, मतलब 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में अंडरवेट बच्चों की अनुपात से है। ठीक है, चाइल्ड वेस्टिंग मतलब जो कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, इसमें भी अंडरवेट बच्चे हैं, उसके अनुपात से है। फिर आपको तीसरा आता है चाइल्ड स्टंटिंग, यानी कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में कम ऊंचाई वाले बच्चों के लिए अनुपात में माप है। फिर आता है चाइल्ड मोर्टेलिटी। ठीक है, ये चार आधार हैं और देखिए इस चार आधार पर इसको आकलित किया गया। भारत की स्थिति 111वें स्थान पर दिखाई गई, जो काफी खराब स्थिति है। तो भारत सरकार ने भी इस सूचकांक को खारिज किया। भारत सरकार ने इस सूचकांक को खारिज किया और कहा कि यह सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले जो चार संकेतक हैं, उसमें से तीन संकेतक तो बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित है और ये पूरी जनसंख्या के स्वास्थ्य को नहीं बताता है, इसलिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स को खारिज कर दिया गया। सरकार के अनुसार ये सूचकांक में भारत की छवि को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में दिखाया गया जो अपनी जनसंख्या की खाद्य सुरक्षा और पोषण संबंधित जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता है। इसे देश की छवि को खराब करने का प्रयास सरकार ने बताया है। चलिए नेक्स्ट देखें। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में अगर भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति देखें, कुल 125 देशों में, तो श्रीलंका जो है वो 60वें स्थान पर है, म्यांमार 72वें स्थान पे है, नेपाल आपको 69वें स्थान पे है, बांग्लादेश आपको 81वें स्थान पे है, पाकिस्तान 102 स्थान पे है, भारत 111वें स्थान पे है और अफगानिस्तान 114वें स्थान पे है। ये भारत के पड़ोसी देशों की रैंकिंग है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इजराइल पर हमास के हमले ने भीषण युद्ध का रूप लिया। तो अक्टूबर 2023 में फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास इजराइल के बीच टकराव ने गंभीर युद्ध का रूप ले लिया है और जब यरूशलेम स्थित अलास्का मस्जिद को इजराइल द्वारा अपवित्र करने के लिए बदले की कार्रवाई के तहत फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास ने अचानक ही इजरायली शहरों पर हजारों रॉकेट दागकर हमले कर दिए। देखा जाए तो कम से कम 7 इजरायली शहरों पर ये हमले किए गए और इन हमलों में इजराइल के एक शहर के मेयर के साथ लगभग 150 लोग मारे गए, 1000 से अधिक लोग घायल हुए। हमास लड़ाकों ने
सीमावर्ती जो इजरायली शहर है उसमें घुसकर लगभग 50 लोगों को बंधक बना लिया, जिसमें अनेक विदेशी शामिल हैं। इजराइल प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने युद्ध की घोषणा की और जवाबी हमले में इजराइल की ओर से हुए। ठीक है, जवाबी हमले हुए इजराइल की ओर से, और हमास ने हमले की इस कार्यवाही को ऑपरेशन अलक्सा फ्लड नाम दिया है। इजराइल ने जवाबी कार्रवाई को ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड नाम दिया। ठीक है, अब देखिए, हमास की ओर से जो ये कार्रवाई की गई उसका नाम क्या था? ऑपरेशन अलक्सा फ्लड। और जब इजराइल ने जो जवाबी कार्रवाई की तो इसने अपना नाम रखा था इस ऑपरेशन का ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। ठीक है, दोनों अलग अलग है। हमास की ओर से ऑपरेशन अलक्सा फ्लड और इजराइल की ओर से ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। अब देखिए, 7 अक्टूबर को शुरू हुआ यह युद्ध, ये युद्ध जो है वो विकराल रूप ले गया। ठीक है, यह युद्ध जो है वो विकराल रूप लेता गया और ये पंक्ति लिखे जाने तक 3 सप्ताह बीत चुके थे। फिलिस्तीन के समर्थन में कहा जाए तो ईरान समर्थित आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने भी तेल अवीव सहित इजरायली क्षेत्र में रॉकेट दाग दिए। अचानक शुरू हुए इस युद्ध में अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस आदि ने जहां इजराइल का समर्थन किया, वहीं ईरान सहित कई मुस्लिम देशों ने इस पर हर्ष व्यक्त किया है। खाड़ी के मुस्लिम देश संयुक्त अरब अमीरात ने इसके लिए हमास को जमकर लताड़ा है। भारत ने भी सभी तरह के आतंकवाद की निंदा करते हुए इजराइल का ही समर्थन इस मामले में किया। इजराइल और हमास के बीच चल रहे इस युद्ध को अर्थव्यवस्था पर तत्काल प्रभाव पड़ा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खनिज तेल की कीमतों में हुई वृद्धि में भारतीय अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया है। इजराइल में फंसे जो भारतीय हैं, वहां से सुरक्षित निकासी के लिए उन्हें ऑपरेशन अजय भारत ने शुरू की, जिससे कि इजराइल में जो फंसे भारतीय हैं उसे भारत लाया जा सके। हमास के विरुद्ध जो अभियानों में निगरानी के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री नेता नेतन्याहू, ठीक है, प्रधानमंत्री जो है वो है नेतन्याहू, उन्होंने विपक्ष के नेता बेनी गेट्स ने आपातकालीन एकता सरकार का गठन किया। मतलब इजराइल के जो प्रधानमंत्री है नेतन्याहू और विपक्ष के नेता थे बेनी गेट्स, उन दोनों ने मिलकर एक आपातकालीन एकता सरकार का गठन कर लिया और इजरायली हमलों का शिकार बना जो गाजा है वो खंडहर में बदल चुका है। अब वहां खाने पीने, बिजली, दवाइयां के लाले पड़े हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार माने तो 3 सप्ताह में 7,000 से अधिक फिलिस्तीनियों तथा लगभग 1400 इजरायलियों की मौत इस युद्ध के चलते हुई है। 28 अक्टूबर 2023 को युद्ध विराम से संबंधित एक प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित किया गया, लेकिन महासभा के प्रस्ताव बाध्यकारी नहीं होते हैं। जॉर्डन द्वारा ले गए इस प्रस्ताव को, ठीक है, जॉर्डन द्वारा जो लाए गए ये प्रस्ताव है, उसमें कहा जाए तो चीन, रूस, फ्रांस, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव सहित 121 देशों ने जहां समर्थन किया है, वहीं इजराइल व अमेरिका सहित 14 देश इसके विरोध में रहे। भारत सहित 45 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य। पहला टॉपिक इसमें आता है 2000 की करेंसी नोटों पर आरबीआई ने 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में ही बदला जा सकेगा। विधिग्राह्य मुद्रा का दर्जा बरकरार। तो देखा जाए तो 19 मई को स्वच्छ मुद्रा नीति अपनाए रखना, मतलब क्लीन नोट पॉलिसी अपनाए रखना, कि अपनी नीति के तहत आरबीआई ने 2000 मूल्य की करेंसी नोटों को वैध मुद्रा का दर्जा बरकरार रखते हुए इन्हें वापस लेने की घोषणा की थी। कब की थी? 19 मई को की थी। अब 30 मई तक उन्हें बैंक में बदलने, अपने खातों में जमा करने के लिए समय सीमा आरबीआई ने निर्धारित की थी। 7 अक्टूबर तक के लिए समय सीमा बढ़ा दिया गया। समय सीमा समाप्त होने के पश्चात अब आरबीआई ने 19 क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत कर इन्हें अपने बैंक खातों में जमा कराया जा सकता है। 19 क्षेत्रीय कार्यालय अगर देखा जाए तो आपको अहमदाबाद, बेंगलुरु, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना व तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ठीक है, देखा जाए तो 30 सितंबर 2023 की विज्ञप्ति के अनुसार 19 मई 2023 को कुल मिलाकर 3.56 लाख करोड़ की 2000 रुपए के मूल्य की करेंसी नोट प्रचलन में थे 19 मई तक। ठीक है, 3.56 लाख करोड़ की 2000 के मूल्य की करेंसी नोट प्रचलन में थे और 29 सितंबर तक
3.42 लाख करोड़ मूल्य के ऐसे नोट बैंकों में जमा किए जा चुके हैं। 29 सितंबर के बाद 14,000 करोड़ रुपए से कम मूल्य के नोट ही चलन में रह गए थे। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है मौद्रिक नीति की 2023-24 की चौथी द्वैमासिक समीक्षा रिपोर्ट। देखा जाए तो 6 अक्टूबर को मौद्रिक नीति की चौथी द्वैमासिक समीक्षा रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी की गई। इसमें कुछ प्रमुख बैंकिंग दरें जो देखें अगर प्रतिशत में, तो रेपो रेट ये अपरिवर्तित है, सभी अपरिवर्तित है। आपको 6 अक्टूबर 2023 की स्थिति देखें और इससे पहले की स्थिति देखें तो रेपो दर अभी है 6.50%, रिवर्स रेपो रेट है 3.35%, एसडीएफ मतलब स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है 6.25%, एमएसएफ यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है 6.75%, बैंक रेट 6.75%, सीआरआर 4.50% और एसएलआर यानी सामरिक तरलता अनुपात जो है वो है 18%। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि 2022-23 में देश में खाद्यान्नों का रिकॉर्ड उत्पादन, कृषि मंत्रालय के फाइनल आंकड़े। 18 अक्टूबर को फसल वर्ष 2022-23 के दौरान देश में प्रमुख कृषिगत उपज को फाइनल अनुमान यानी फाइनल एस्टिमेट जो है वो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं। आंकड़ों के अनुसार संदर्भित वर्ष में देश में खाद्यान्नों का उत्पादन जो है वो 329.69 मिलियन टन का रिकॉर्ड स्तर पर रहा है। इसके आंकड़े देखें तो आपको कुल खाद्यान्न अगर हम लोग देखें तो ये आपको 2022-23 के लिए है 329.69, ये रिकॉर्ड रहा है, मिलियन टन में है, ठीक है। जो कि पूर्व वर्ष की तुलना में आपको 2022-23 की तुलना में देखें तो 14.07% की वृद्धि है, क्योंकि 21-22 में 315.62 था, यहाँ पर 14.07% की वृद्धि हुई है इस कुल खाद्यान्न में, ठीक है। इसमें आपको चावल में देखें तो रिकॉर्ड 135.76 है, जो कि पिछले वर्ष 129.47 मिलियन टन था, वृद्धि हुई है 6.29% की। गेहूं में भी अगर देखा जाए तो रिकॉर्ड वृद्धि ही है, 110.55 रिकॉर्ड है उत्पादन मिलियन टन में, और पिछले साल था 107.74, जिसमें 2.81% की वृद्धि है, ठीक है। फिर अब पोषक या मोटे अनाज देखें तो 57.32 मिलियन टन है, जो कि पिछले साल था 51.10, इसमें 6.22% की वृद्धि है। मक्का में भी वृद्धि है 4.36% का, क्योंकि इस वर्ष जो है 2022-23 में देखा जाए तो ये 38.09 मिलियन टन का उत्पादन है, पिछले वर्ष ये 33.73 मिलियन टन का था। अब आते हैं दाल में। दाल में देखा जाए तो यहाँ पे भी आपको देखा जाए तो यहाँ पर नेगेटिव है, मतलब ऋणात्मक वृद्धि है, यहाँ गिरा है। दाल 2022-23 में 26.06 मिलियन टन का उत्पादन का अनुमान है, जो कि पिछले वर्ष 27.30 मिलियन टन था, ठीक है। यहाँ पर 1.24 का ऋणात्मक वृद्धि है, मतलब घटा है, ठीक है। इसमें आपको चना, तुअर, फिर अगर तिलहन में देखें हम लोग तो तिलहन में देखा जाए तो ये रिकॉर्ड 41.36 मिलियन टन उत्पादन है, जो कि पिछले वर्ष 37.96 था, ठीक है। यहाँ के 3.39 मिलियन टन, इसमें 3.39% की वृद्धि है इसमें, ठीक है। फिर आपको देखें मूंगफली, सोयाबीन, रेपसीड, गन्ना, कपास का देखें गांठें लाखों में देखा जाए गांठ, तो ये 3.60 लाख गांठें हैं कपास की, जो कि पिछले वर्ष था 311.18, ठीक है। और फिर आपको जूट और मेस्ता का लाख देखें, गांठ गांठ देखें लाखों में, तो इस बार है 93.92 मिलियन लाख गांठें, जो कि पिछले वर्ष था 101.49 लाख गांठें। अब देखिए यहाँ पर जो कपास की गांठें होती हैं वो 170 केजी के होते हैं प्रत्येक गांठ, और जूट और मेस्ता की जो गांठें होती हैं वो 180 किलोग्राम की प्रत्येक गांठ होती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट टॉपिक है 2023 में मानसूनी वर्षा सामान्य से कम रही, दीर्घकालिक औसत 94.4% रही मानसूनी वर्षा। देखा जाए तो 30 सितंबर को मानसून मौसम 1 जून से 30 सितंबर का जो समापन हुआ उसमें भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार इस बार दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान प्राप्त की गई वर्षा के संबंध में निम्नलिखित तथ्य महत्वपूर्ण है। इस सत्र में
कुल 820 मिलीमीटर वर्षा हुई, ये अखिल भारतीय औसत है, ठीक है। और इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त की गई जो वर्षा है वो सामान्य से कम रही, मतलब बिलो नॉर्मल रही। और दीर्घकालिक औसत जो है वो 96 से 104% वर्षा जो है वो सामान्य कही जाती है, ठीक है। सामान्य कही जाती है कितना, तो 96 से 104% तक अगर वर्षा हो तो वो सामान्य कही जाती है। लेकिन इस बार क्या हुआ, तो इस बार हुआ 94.4%। वर्ष 2022 की तुलना में दीर्घकालिक औसत 106% थी। अगर हम लोग पिछले साल की कंपैरिजन करें तो 106% थी, जिससे मतलब कहा जाए तो सामान्य से अधिक वर्षा रहा पिछले वर्ष के अनुसार, ठीक है। और भारत के 4 व्यापक समरूप क्षेत्र हैं, मतलब ब्रॉड होमोजेनियस रीजन में देखें तो दक्षिण प्रायद्वीप में वर्षा सामान्य से कम, यानी दीर्घकालिक औसत का 92%। पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट में भी देखें तो सामान्य से कम रहा, औसत जो है वो 82% रहा। उत्तर पश्चिम में देखा जाए तो ये सामान्य दीर्घकालिक औसत 101% रहा उत्तर पश्चिम में। और मध्य भारत में यह सामान्य दीर्घकालिक औसत 100% दर्ज की गई, ठीक है। भारत के 36 वायुमंडलीय उपखंड में से 26 उपखंडों में 2023 में मानसूनी वर्षा जो है वो सामान्य रही। इन उपखंडों के तहत देश का 73% भौगोलिक क्षेत्रफल आता है, ठीक है। और 3 उपखंडों जिनके तहत देश का 9% भौगोलिक क्षेत्र आता है में सामान्य से अधिक वर्षा यानी एक्सेस वर्षा रहा। और शेष 7 जो है, शेष 7 उपखंड इस वर्ष वर्षा में सामान्य से कम रहा। इनके तहत क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 18% है। सामान्य से कम वर्षा वाले 7 उपखंडों में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल का कुछ क्षेत्र और दक्षिण कर्नाटक व केरल शामिल है। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट टॉपिक है 2022-23 में बागवानी उपज का रिकॉर्ड उत्पादन, कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान, ठीक है। बागवानी यानी कि हॉर्टिकल्चरल क्रॉप, ठीक है। देखा जाए तो हॉर्टिकल्चर के बारे में पहले हम लोग देखें तो हॉर्टिकल्चर में क्या-क्या आता है। इसका अर्थ होता है उद्यान की खेती, मतलब बागवानी में फलों, सब्जियों, मशरूम, कटफूलों, सजावटी फूलों, पौधों, मसालों, औषधीय फसलों का प्रमुख स्थान है इसमें, ठीक है। फिर आपको देखा है तो मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन और चाय बागान आदि भी बागवानी में ही शामिल है। फिर बागवानी यानी कि हॉर्टिकल्चर जो है वो एक तेजी से उभरता हुआ कृषि व्यवसाय है। देखा जाए तो 19 अक्टूबर को फसल वर्ष जो 2022-23 है उसमें देश में बागवानी फसलों यानी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के दूसरे अग्रिम अनुमान जो है वो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए। वर्ष 2022-23 यानी कि अक्टूबर 2023 के दूसरे अग्रिम अनुमान में कहा जाए तो इन उपज में जो कुल उत्पादन रहा वो है 391.92 मिलियन टन, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 1.37% अधिक रिकॉर्ड स्तर पर रहा। दूसरा देखा जाए तो बागवानी उपज के अधीन बुआई क्षेत्र में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। 2021-22 में यह क्षेत्र जो है 28.04 मिलियन हेक्टेयर था, जो कि वर्ष 2022-23 में 28.12 मिलियन हेक्टेयर रहा है। वर्ष 2021-22 की तुलना में 2022-23 में देखा जाए तो फलों, सब्जियों, बागानी फसलों, फूलों व शहद के उत्पादन में वृद्धि का अनुमान है। फिर आपको फलों का उत्पादन, फलों का जो कुल उत्पादन था वो 108.34 मिलियन टन होने का अनुमान है और 2021-22 में ये 107.51 मिलियन टन रहा। सब्जियों का उत्पादन 112.91 मिलियन टन अनुमानित है, जो कि पिछले वर्ष 209.41 मिलियन टन था। इसकी तुलना में देखा जाए तो 1.80% अधिक है। आलू का उत्पादन 56.18 मिलियन टन से बढ़कर 60.54 मिलियन टन रहा, जो कि 7.6% अधिक है। बागानी फसलों का उत्पादन लगभग 16.05 मिलियन टन होने का अनुमान है। पिछले वर्ष 15.76 मिलियन टन था। तुलना में देखा जाए तो 1.8% अधिक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखा जाए तो नेक्स्ट है कि विपणन वर्ष 2024-25 के लिए रबी उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य,
तो देखा जाए तो 19 अक्टूबर को विपणन वर्ष 2024-25 फसल वर्ष 2023-24 की जो रबी उपजों के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस जिसको एमएसपी कहा जाए, उसकी घोषणा केंद्र सरकार ने की है। ठीक है। देखा जाए तो रबी रबी उपजों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो दिया गया है। गेहूं का देखा जाए तो ये जो वर्ष 2023-24 और 24-25 के लिए गेहूं है 2275 रुपए, ठीक है, प्रति क्विंटल, जो कि पिछले वर्ष थी 21.25, मतलब सॉरी 2125 रुपए प्रति क्विंटल था। मतलब इसमें जो वृद्धि की गई है 150 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। ठीक है। और लागत प्रतिफल आपको 102% है। ठीक है। अब देखा जाए तो जौ में तो 1850 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी है इस बार, जो कि पिछली बार था 1735 रुपए। यहाँ भी 115 रुपए की वृद्धि दी गई है, जो कि आपको 60% का लागत प्रतिफल दिया जा रहा है इसमें। ठीक है। और उपज की लागत में प्रति क्विंटल देखें तो 1158 है। चना में देखा जाए तो 5440 रुपए प्रति क्विंटल जो है एमएसपी है, पिछले बार था 5335 रुपए। यहाँ भी 60% का प्रतिफल है। मसूर में 6425 यानी 6425 रुपए प्रति क्विंटल है, जो पिछले बार 6000 रुपए था प्रति क्विंटल। यहाँ पे 89% का प्रतिफल दिया जा रहा है। रेपसीड और सरसों जो कि 5650 यानी कि 5650 रुपए प्रति क्विंटल है, जो कि पिछले वर्ष था 5450 रुपए। यहाँ पे 98% का प्रतिफल है। सैफ्लॉवर में देखा जाए तो 5800 यानी 5800 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी है, जो कि पिछले बार 5650 रुपए था। यहाँ पे 52% की वृद्धि है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि 2023-24 की पहली छमाही यानी अप्रैल सितंबर 2023 में भारत के विदेशी व्यापार के अंतिम आंकड़े। तो देखा जाए तो 13 अक्टूबर को वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़े जारी किए गए हैं और चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में निर्यातों व आयातों दोनों में ऋणात्मक वृद्धि का सिलसिला बना हुआ है। देखा जाए तो भारत में जो विदेशी व्यापार के आंकड़े एक दृष्टि में देखें अप्रैल सितंबर 2023 में वस्तुगत व्यापार, तो वस्तुगत व्यापार में अगर देखें तो निर्यात यानी एक्सपोर्ट अगर देखा जाए 2023-24 में, तो ये है 211.40, ठीक है, अरब डॉलर का, एक 211.40 अरब डॉलर का, जो कि पिछले वर्ष था 231.73 अरब डॉलर का। मतलब यहाँ पर आपको ऋणात्मक वृद्धि है 8.77% का। दोनों का जब तुलना किया जाएगा तो 8.77% का ऋणात्मक वृद्धि है। फिर आते हैं इंपोर्ट्स में, मतलब आयात में। तो आयात यहाँ 326.98 था अरब डॉलर है इस बार 2023-24 के लिए। तो इसमें पिछली बार था इंपोर्ट आयात था ऋणात्मक था 372.56, ठीक है, यानी कि ऋणात्मक 12.23%। ठीक है। चलिए आगे देखें। तो सेवाओं का व्यापार यानी ट्रेड इन सर्विस जब देखेंगे हम लोग, तो निर्यात यानी प्राप्तियां, जो प्राप्तियां हैं इस बार वो है 164.89 अरब डॉलर। पिछली बार था 156.07 अरब डॉलर, यानी कि 5.65% का इसमें वृद्धि दिखाया गया है। फिर आयात देखा जाए तो 89.22 अरब डॉलर है, यानी कि 90.58 अरब डॉलर पिछली बार था भुगतान, यानी कि इसमें ऋणात्मक है 1.5% का। ठीक है। व्यापार शेष है 75.67 अरब डॉलर का बढ़ गया है, जो कि पिछली बार 65.49 अरब डॉलर था। उसी तरह से वस्तु और सेवाओं का व्यापार अगर देखेंगे हम लोग ट्रेड इन गुड एंड सर्विसेज में, तो निर्यात यानी प्राप्तियां हैं 376.29 अरब डॉलर का, यानी कि पिछले वर्ष की तुलना में ये 2.97% का ऋणात्मक वृद्धि है। ठीक है। आयात में देखें जो भुगतान किए गए हैं 416.20, जो कि पिछले बार था 463.14 अरब डॉलर, यानी यहाँ भी ऋणात्मक वृद्धि है 10.14% का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है देश में महिला श्रम बल भागीदार दर में वृद्धि। तो देखा है तो 9 अक्टूबर 2023 को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने श्रम बाल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 जारी की है। प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार 2022-23 में देश में महिला श्रम बाल भागीदार दर जो है, यानी कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो 37% हो गई है। ठीक है, 37% हो गई है, जो कि वर्ष 2021-22 में 32.8% थी।
4.2% बिंदु की वृद्धि हुई है एक वर्ष में इसमें। महिला श्रम महिला श्रम बल भागीदार दर में वृद्धि टिप्पणी करते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि नारी शक्ति को इस ऊंचाई तक पहुंचने में सरकार की नीतिगत पहलों का बड़ा योगदान रहा है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ष 2022-23 के लिए रेल कर्मियों के लिए 78 दिन का बोनस। तो देखा है तो 18 अक्टूबर को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए रेलवे के राजपत्रित कर्मी यानी आरपीएफ आरपीएसएफ कर्मियों को छोड़ करके 78 दिनों के वेतन के बराबर उत्पादक संबंध बोनस यानी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस जो है वो प्रदान करने को मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रदान की है। रेलवे के लगभग 11.07 लाख राजपत्रित ग्रुप सी कर्मचारी लाभान्वित होंगे इससे। इस फैसले में कार्यान्वयन से 1968 यानी 1968.87 करोड़ का जो वित्तीय भार है वो भारत सरकार पर पड़ेगा। संदर्भित वर्ष में रेलवे ने 1509 मिलियन टन का रिकॉर्ड माल ढुलाई की और लगभग 6.5 अरब यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया है। इस रिकॉर्ड प्रदर्शन में कई कारकों ने योगदान दिया। इसमें रेलवे में सरकार द्वारा रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय किए जाने के कारण बुनियादी ढांचे में सुधार, प्रचालनों में दक्षता तक बेहतर प्रौद्योगिकी आदि शामिल है। इससे पूर्व भी देखा जाए तो 2019-20, 20-21 और 21-22 के लिए भी पत्र जो है रेल कर्मियों को पात्र रेलवे कर्मी जो है, ठीक है, जो भी पात्र रेलवे कर्मी है उनको 78 दिनों का वेतन के बराबर बोनस सरकार ने दिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट चीनी निर्यात पर प्रतिबंध की अवधि अक्टूबर 2023 के बाद भी बढ़ाई गई। तो 18 अक्टूबर 2023 को निर्यात पर प्रतिबंध की अवधि में वृद्धि की अधिसूचना विदेश व्यापार निदेशालय द्वारा जारी की गई है। घरेलू बाजार में चीनी की पर्याप्त उपलब्धि एवं मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को 31 अक्टूबर 2023 के बाद भी अगले आदेश तक बढ़ा दिया है। निर्यात प्रतिबंध के तहत आने वाली जो चीनी में रॉ शुगर, व्हाइट शुगर, ऑर्गेनिक शुगर व रिफाइंड शुगर सभी शामिल हैं। 1 जून 2022 से चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध सरकार ने आरोपित किया था। 31 अक्टूबर 2022 तक के लिए ही था। देश में चीनी निर्यात में हो रही जो भारी वृद्धि को देखते हुए इसके निर्यात पर प्रतिबंध का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया था। घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता बनाए रखने के लिए प्रतिबंध की अवधि को बढ़ाया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। आगे है कि यह प्रतिबंध जो है वो यूरोपीय संघ, अमेरिका को CLX व TRQ विशेष रियायती कोटे के तहत किए जाने वाले जो निर्यात पर लागू नहीं किया गया था। 2022-23 में 62 लाख टन चीनी का निर्यात किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है RRTS गलियारे पर नमो भारत रेलगाड़ियों का परिचालन प्रारंभ। तो 21 अक्टूबर 2023 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR में विभिन्न शहरों के बीच तीव्र गति से यात्रा के लिए विकसित किया जा रहा रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के तहत दिल्ली मेरठ के साहिबाबाद से दुहाई डिपो के बीच 17 किलोमीटर रूट मार्ग पर रैपिडेक्स ट्रेन का परिचालन शुरू हो गया है। 20 अक्टूबर को उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साहिबाबाद से दुहाई की यात्रा करके और 21 अक्टूबर से आम जनता के लिए इस रूट पर रैपिडेक्स रेलगाड़ियों का परिचालन प्रारंभ हो गया। 82 किलोमीटर के लंबे दिल्ली मेरठ रूट पर परिचालन जो है वो 2025 में शुरू होने की संभावना है और RRTS गलियारे में चलने वाली रेलगाड़ियों को नमो भारत नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है भारत में 2023-24 में GDP वृद्धि 6.3% रहने का पूर्वानुमान में कोई परिवर्तन विश्व बैंक ने अक्टूबर में नहीं किया। देखा जाए तो 9 से 15 अक्टूबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF और विश्व बैंक समूह की मराकेश में संपन्न वार्षिक बैठक से पूर्व विश्व बैंक को मुद्रा कोष दोनों ने ही विश्व के साथ साथ इसके विभिन्न क्षेत्रों में 2023 और 2024 में आर्थिक वृद्धि के संबंध में अपना ताजा संशोधित अनुमान जारी किए हैं।
भारत में 2023-24 में आर्थिक वृद्धि के संबंध में अपने पहले पूर्वानुमान में कोई परिवर्तन विश्व बैंक ने अक्टूबर 2023 में नहीं किया है। देखा जाए विश्व बैंक के पूर्वानुमान अक्टूबर 2023 में, तो भारत में जीडीपी वृद्धि 2023-24 में 6.3% व 2024-25 में 6.4% रहने का पूर्वानुमान है। पाकिस्तान में 2023-24 यानी जुलाई से जून 2023 से 24 तक में वृद्धि जो है 1.7% और 2024 से 25 में ये 2.4% रहने का अनुमान है। और विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्था चीन में 2023 में वृद्धि 5.1% एवं 2024 में चीन में वृद्धि 4.8% रहने का अनुमान पहले अप्रैल 2023 में व्यक्त किया था, जिसे घटाकर 4.4% अक्टूबर 2023 में विश्व बैंक ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि 2023 व 2024 में विभिन्न देशों में आर्थिक वृद्धि के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए पूर्वानुमान। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ का पूर्वानुमान है। इससे पहले हम लोगों ने विश्व बैंक का देखा और ये आईएमएफ का है। तो देखा जाए तो 10 अक्टूबर से पूर्व जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का जो समूह का मराकेश में संपन्न वार्षिक बैठक हुई थी, जिसका इकोनॉमिक आउटलुक में जारी किया गया है, उसके अनुसार देखें तो संपूर्ण विश्व में 2023 के लिए जो रखा गया है वो 3.0% है। ठीक है, और 2024 में ये 2.9% होगा। ठीक है, विकसित राष्ट्रों में देखें तो विकसित राष्ट्र में अमेरिका का 2023 में 2.1% और 2024 में 1.5%। जर्मनी का ऋणात्मक है 2023 में 0.5% और 2024 में ये धनात्मक होगा यानी पॉजिटिव होगा 0.9%। फ्रांस का, जापान, यूके, कनाडा दिया हुआ है। उसमें देखा जाए तो उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्था का अब देखें तो जैसे चीन का 2023 में 5% होगा, 2024 में 4.2% होगा। ठीक है, यह आर्थिक वृद्धि है। फिर भारत का देखा जाए तो सर्वाधिक है आपको 6.3% 2023 में और 2024 में भी 6.3% आंका गया है। ठीक है, ये सभी आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। तो चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है कि भारत में विद्युत उत्पादन क्षमता अब 417 गीगावाट से अधिक। तो देखा जाए तो विद्युत उत्पादन के मामले में भारत का अमेरिका व चीन के पश्चात विश्व में तीसरा स्थान है। ठीक है, विद्युत यानी बिजली उत्पादन में अमेरिका पहले स्थान पे है, चीन दूसरे स्थान पे और भारत जो है वो तीसरे स्थान पे है। इसमें हम लोग देखें तो अगर यहाँ देखा जाए तो जीवाश्म यानी फॉसिल फ्यूल्स में देखें हम लोग तो कोयला, लिग्नाइट, गैस, तेल, इन सब से जो प्रोडक्शन होता है तो इसका कुल जीवाश्म ईंधन जो है वो आपको दिया गया है 56.8% भाग है कुल प्रोडक्शन का। 56.8% जो है वो टोटल फॉसिल फ्यूल से है। ठीक है, ये आपको 31 मई 2023 की स्थिति है। ठीक है, और उसी तरह से देखा जाए जो गैर जीवाश्म ईंधन है, नॉन फॉसिल फ्यूल, अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से यानी कि इंक्लूडिंग हाइड्रो भी मिला दिया जाए तो वो है 41.4%। ठीक है, फिर इसमें आप सिर्फ हाइड्रो का सिर्फ देखा जाए तो हाइड्रो से सिर्फ 11.2% होता है। ठीक है, नाभिकीय जो विद्युत होता है ऊर्जा से ये आपको 1.6% है और कुल गैर जीवाश्म ईंधन से 43% है, यानी कुल मिलाकर 100% हो गया। ठीक है, ये बाकी आपको सब दिया गया है। चलिए और इसमें देखें तो कुल स्थापित क्षमता में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान देखें तो केंद्रीय क्षेत्र में आपको 24% है, राज्य क्षेत्र में आपको 25.3% है और निजी क्षेत्र में आपको 50.7% है। ठीक है, योगदान इसका। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं नियुक्ति की ओर, जहां पहला है ओडिशा के नए राज्यपाल नियुक्त हुए। तो ये हुए श्री रघुवर दास, जो कि 2014 से 19 के दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री रहे थे। फिर है त्रिपुरा के नए राज्यपाल नियुक्त हुए। तो त्रिपुरा के नए राज्यपाल बने हैं इंद्रसेना रेड्डी नल्लू, तेलंगाना के दिग्गज भाजपा नेता हैं। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुए। तो ये हुए हैं अरिंदम बागची। नेक्स्ट है कोटक महिंद्रा के अगले प्रबंधक निदेशक और कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुए हैं। ये हुए हैं अशोक वासवानी। नेक्स्ट है आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड के नए प्रबंध निदेशक सह सीईओ नियुक्त हुए हैं। ये हुए हैं संजीव मंत्री। नेक्स्ट है
सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनियों के संगठन नेस्कैम जो है उसके नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं राजेश नाम्बियार, कॉग्निजेंट इंडिया के चेयरमैन सह प्रबंधक निदेशक हैं। नेक्स्ट है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ पद पर 1 वर्ष के कार्यकाल में वृद्धि हुई और इस कार्यकाल पर है अमित अग्रवाल। अगला है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी के चेयरमैन के इस पद पर कार्यकाल में 9 माह की वृद्धि हुई। ये हुए नितिन गुप्ता के कार्यकाल में 9 माह की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई के नए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं के एन शांत कुमार नियुक्त हुए जो कि डेक्कन हेराल्ड के प्रकाशक प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड मैसूर में है उनके हैं। ठीक है। नेक्स्ट है भारत के सीमा संगठन यानी बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। तो ये हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। नेक्स्ट है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन यानी बिम्स्टेक के महासचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो ये हुए हैं इंद्रमणि पांडे। नेक्स्ट है पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी की अध्यक्षा पुनर्निर्वाचित हुई हैं महबूबा मुफ्ती जो कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं विविध की ओर, जहां पहला है अभ्यास हरिमो शक्ति 2023। तो 23 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 के दौरान अभ्यास हरिमो शक्ति 2023 यानी एक्सरसाइज हरिमो शक्ति 2023 का आयोजन हुआ। भारतीय और मलेशिया थल सेना के द्वारा यह किया गया। इस सैन्य अभ्यास को मेघालय स्थित उमरोई छावनी में आयोजित किया गया। इस संयुक्त द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास का उद्देश्य है सैन्य क्षमताओं को मजबूत करना और भारतीय सेना और मलेशियाई सेना के बीच रक्षा सहयोग को स्तर को बढ़ाना। मलेशियाई सेना की टुकड़ी में मलेशियाई सेना की 5वीं रॉयल बटालियन के सैनिक शामिल थे और भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किया था राजपूत रेजिमेंट के एक बटालियन ने। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है सैन्य अभ्यास संप्रीति का 11वां संस्करण। तो देखा जाए तो 3 से 16 अक्टूबर को भारत और बांग्लादेश ने उमरोई मेघालय में वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति का 11वां संस्करण आयोजित किया गया। दोनों देशों द्वारा बारी बारी से आयोजित यह अभ्यास मजबूत द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पहल का प्रतीक है। 14 दिन के इस युद्ध अभ्यास में दोनों पक्षों ने लगभग 350 कर्मी शामिल हुए। यह अभ्यास दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालनता बढ़ाने और सामरिक अभ्यास साझा करने और सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने के महत्व को रेखांकित करता है। नेक्स्ट है अफगानिस्तान में 2 दशकों में सबसे विनाशकारी भूकंप। तो देखा जाए तो 7 अक्टूबर 2023 को अफगानिस्तान में विनाशकारी भूकंप से 4000 से अधिक लोगों की मौत होने की आशंका व्यक्त की गई। 10,000 से अधिक लोग इस भूकंप से घायल भी हुए हैं और अफगानिस्तान राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 20 गांव के 2000 घर इसे पूरी तरह ढहे हैं। भूकंप का केंद्र जो है वो हैरात के लगभग 40 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में था। 6.3 तीव्रता का भूकंप था और इसके बाद फिर से झटके जो आए हैं वो 6.3, 5.5 और 5.9 तीव्रता के कुछ और झटके के बाद महसूस किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि भारत का 54वां 54th अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। तो 20 से 28 नवंबर को भारत का 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित होगा। ठीक है, 20 से 28 नवंबर को, और जिसमें 25 फीचर फिल्मों 20 गैर फीचर फिल्मों का प्रदर्शन महोत्सव में भारतीय पैनोरमा खंड में किया जाएगा। नेक्स्ट है भारत व अमेरिकी सेनाओं का वार्षिक युद्धाभ्यास 2023। तो ये 25 सितंबर से 8 अक्टूबर को भारत और अमेरिका सेनाओं के संयुक्त वार्षिक युद्ध अभ्यास का 19वां संस्करण अमेरिका में फोर्ट वेनराइट अलास्का में संपन्न हुआ। भारत की ओर से मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के 350 कर्मियों की एक टुकड़ी ने इसमें भाग लिया। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है प्रतापगढ़ जंक्शन सहित उत्तर प्रदेश के 3 रेलवे स्टेशनों के नाम में परिवर्तन। तो देखा जाए तो 6 अक्टूबर को औपचारिक अधिसूचना में उत्तर रेलवे ने उत्तर प्रदेश स्थित प्रतापगढ़ जंक्शन सहित प्रतापगढ़ जिले के 3 रेलवे स्टेशनों का नाम परिवर्तन किया। प्रतापगढ़ जंक्शन का जो नाम था प्रतापगढ़ नाम, उसको बदल कर दिया गया मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन।
अंतु स्टेशन का नाम बदला गया और उसका नाम किया गया माँ चंडिका देवी धाम अंतु स्टेशन। विश्वनाथगंज स्टेशन का नाम बदलकर किया गया शनिदेव धाम विश्वनाथगंज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है इजराइल में फंसे भारतीय नागरिकों की स्वदेश वापसी के लिए ऑपरेशन अजय। भारत सरकार के द्वारा इजराइल में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश वापसी के लिए ऑपरेशन अजय की शुरुआत की गई। इसके तहत 212 भारतीयों को लेकर